प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त के इतिहास को मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे। आपको हम याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, पहले तो ये जानिए। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र जो हुए उनको नाम दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, एक इसको याद करने के लिए एक चीज हमने कहा था। देखिए, पहले कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुए, तो वो बाप थे, और उनका पुत्र जो हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बाप हो गए बूढ़े, और बूढ़े होकर के फिर शरीर छोड़ दिए। निधन के बाद क्या होता? पुनर्जन्म की कल्पना होती है। पुनर्जन्म हुआ तो समुद्रगुप्त के पुत्र के रूप में दोबारा फिर वही चंद्रगुप्त आ गए। लेकिन चूंकि ये पुत्र थे इसलिए इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रखा गया। इस बात को दिमाग में रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे कब बैठे? तो ये गद्दी पे बैठे 380 ईस्वी में। 380 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे। अब ये कैसे आप याद कर सकते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय कब बैठे गद्दी पे? तो देखिए, 3 ये 3 है, ये 80, 380। तो 3 को कर लीजिए टीन, वो टीन जिसमें सामान रखते हैं। 3 को 3 कर लीजिए, और 80, देखिए 80 लस्सी, देखिए 80 लस्सी। तो जब 80 सोचिए तो तुरंत दिमाग में क्या आ जाए? लस्सी। तो कल्पना कीजिए, जब चंद्रगुप्त पैदा हुए द्वितीय, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? पूरे राज्य के लोगों को टीन भर भर के लस्सी बंटवाया। क्या बंटवाया? टीन भर भर के लस्सी बंटवाया। तो टीन से 3 और लस्सी से 80, तो 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे बैठे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे कब बैठे? 380 ईस्वी में। इनके कार्यकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो देखिए, अब ये कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक बार जो है खेल रहे थे, अब खेल में इनको चोट लग गई, कट गया। तो एक चाइना का एक व्यक्ति आया था, और चाइना का थेरेपी वो जानता था। उसने कहा मैं चोट को जल्दी से ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक कर दो। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? देखिए, दवा को रुई का में मिला के क्या बना दिया? रुई का फाहा। आप सुने होंगे, अक्सर लोग कहते हैं रुई के फाहे से फाहा बना के और उसको लगा दो। सुने होंगे, घाव पे लोग रुई लेते हैं, उसमें दवा लगा के चिपका देते हैं, तो उसी को फाहा कहते हैं। तो कल्पना कीजिए, वो चीनी ने रुई का फाहा उसमें दवा लपेट के उनके घाव पे लगा दिया, और घाव उनका ठीक हो गया। तो वो उसको, चीनी यात्री को बहुत मान सम्मान देने लगे और कहे कि अब तुम यहीं पे महल में ही हमारे राज्य में रहना। तो फाहा से घाव पे क्या लग गया? फाहा। तो फाहियान। देखिए, आगे चल के ये चीनी यात्री जो आए उसमें 2 चीनी यात्री बहुत ही मशहूर थे, एक फाहियान, एक ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में बताएंगे।
लेकिन फायान को कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे कि फाहा बना दिया और घाव पे लगा दिया। तो वो चाइनीज की इस विद्या को जान करके वो बहुत खुश हुए। तो फाहा से फायान। चीनी यात्री कैसे आया? फायान भारत आया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मशहूर ऋषि मनीषी हमारे थे जो बहुत ही मशहूर है इतिहास में और चंद्रगुप्त के कार्यकाल के हैं। तो इनके 9 रत्न जो थे चंद्रगुप्त के, इसमें कौन कौन लोग थे? जो उसमें से 2-3 तो बहुत ही प्रमुख है। इसमें एक धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी, एक कालिदास, आप जानते हैं कालिदास को, वाराह मिहिर, इनको भी आप जानते हैं। लेकिन हम आपको 9 के 9 रत्नों को याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी क्या है, पहले आप इसको सारे नाम को पढ़ लीजिए। धन्वंतरी, फिर है छपड़क, अमर सिंह, शंकु, इनका नाम पूरा था शंकुक, तो शंकु, वेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास, वाराह मिहिर, वररुचि। तो देखिए ये नाम हो गया। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं दिमाग में, ये कैसे आपके बैठेगा? चलिए यहां से देखते हैं। पहले एक स्टोरी लेंगे। एक बार एक बूढ़े ऋषि जो धन लेकर, धनवंतरी, तो धन लेकर ये रास्ते से जा रहे थे। वहीं पे पानी था और पानी पे अचानक छप की आवाज आई। देखिए छप की आवाज आई। जब देखा तो कहा एक बूढ़े सन्यासी हैं ये तो सन्यासी से पूछा क्यों आप ऐसे कूद पड़े? तो सन्यासी ने कहा मैं अमर होना चाहता हूं। तो धन्वंतरी ने कहा जाओ तुम क्या ले आओ, एक शंख ले आओ। शंख है ना, तो इसको कल्पना कीजिए शंख जो बजाया जाता है शंख। तो जाओ एक शंख ले आओ और उसको जो है बड़े से एक ताल में धुल लो। ठीक, जब वो धुलने गए ताल में तो वहां घट घट की आवाज आने लगी। जब घट घट की आवाज आने लगी तो उसकी तरफ जब देखा उन्होंने तो देखा तो कहे आप कौन हैं? तो कहे मैं कालिदास हूं। कालिदास। और फिर कालिदास ने क्या कहा देखिए 12 मिहिर है ना, तो कर लीजिए 12 मुझे 12 वर यानी लड़का, वर वधू होता है ना, 12 वर ढूंढना है। अब देखिए पूरा हो गया। सबसे पहले ये सोचिए धन लेके कौन जा रहा था? तो महर्षि धन्वंतरी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक उनके सामने किसकी आवाज आई? छप। तो हो गया छपड़क। छप की आवाज जब आई पानी में से तो छपड़क। देखा वो ऋषि हैं तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा? मैं अमर होना चाहता हूं, यानी अमर सिंह हो गए। उन्होंने क्या कहा छपड़क से? उन्होंने कहा जाओ शंख ले आओ। तो शंख हो गया शंख। और इसको कहाँ धुल लेना? बड़े से ताल में। तो वेताल भट्ट, बड़े से ताल में वेताल भट्ट। जब वो ताल में गए तो बगल में किसकी आवाज आई? घट घट की आवाज आई। तो घट खरपर हो गए। और जब उन्होंने देखा ये घट घट कौन कर रहा है तो पता चला ये कौन है? कालिदास है। कालिदास ने क्या कहा? मुझे 12 से 12 मिहिर और 12 क्या ढूंढने हैं? वर ढूंढने हैं। तो हो गया वर रुचि।
आशा है आपको ये 9 के 9 रत्न याद हो गए होंगे। सबसे पहले कौन लेके गया? धन लेके जा रहा था, धनवंतरी। दूसरे कौन सामने मिल गया? छप से कूदा, तो छपड़क। छप से कूदने के बाद तीसरे जो वो सन्यासी थे, उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? तो अमर चाहता हूँ, अमर होना। तो अमर सिंह उन्होंने क्या कहा? जाओ शंख ले आओ। तो शंख इसको कहाँ धुलाओ? ताल में, बड़े से ताल में। तो कौन हो गया? वेताल भट्ट। उसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ किसकी आवाज़ आई? घट घट की। तो घट खरपल। और जब देखा वो कौन है घट घट की आवाज़ करने वाले, तो पता चले ये है कालिदास। कालिदास को क्या चाहिए था? 12 वाराह मिहिर। और वाराह क्या चाहिए था? वर, यानी वर रुचि। तो आशा है कि आपको ये 9 के 9 रत्न याद हो गए होंगे। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे पूछ लिया, कालिदास किस सम्राट के कार्यकाल के या उनके समकक्ष थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय वास्तव में क्या थे? इनको ये सबसे प्रतापी विक्रमादित्य की उपाधि थी। आपको पता है विक्रमादित्य की एक उपाधि चलती थी, और ये उपाधि जो है विक्रमादित्य यानी वीरता दिखाने के उपलक्ष्य में ये राजाओं को मिलती थी। इसके पहले के जो वीडियो जीएस पे बनाए हैं उसमें हमने इस पे चर्चा अच्छे से की है, आशा है आपको आया होगा। अब देखिए कौन है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त के द्वितीय के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, तो इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, अब चंद्रगुप्त का जो द्वितीय का जो पुत्र हुआ, वो छोटा सा पुत्र की कल्पना कीजिए, तो आमतौर पे राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये कुमार हो गए। लेकिन इन्होंने एक बड़ा काम किया था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय अपने ज़माने का बहुत फेमस विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने ही की थी। ठीक, और एक सूचना और थी इसमें, ये जो कुमारगुप्त थे, इनके जो पुत्र हुए वो थे स्कंदगुप्त। देखिए, इनके पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही भारत में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो ये हो गया कुमारगुप्त। ठीक है, कुमार हो गए। अब कुमार के जो पुत्र थे, ये अब कल्पना कीजिए कुमार थे तो ये छोटे थे, और इनके जो पुत्र हुए उसका कंधा बड़ा मजबूत था। तो कौन हो गया? स्कंदगुप्त। और मजबूत कंधे के बदौलत शत्रुओं का सामना करते हैं ना, तो उस समय इनके स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। तो कल्पना कीजिए, आप हूण तो जानते नहीं लेकिन हूर समझते हैं। हूर, लोग कहते हैं हूर की परी। तो कल्पना कीजिए, हूर, ढेर सारी हूरों ने आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त का कंधा बहुत, स्कंद देखिए नाम से ही स्कंद, तो ये कंध ले लीजिए, यानी कंध का कंधा बड़ा मजबूत था, और उन्होंने हूरों के आक्रमण को झेला था। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसको ना सिर्फ देखे होंगे बल्कि आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।